हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है आयस कर्व। तो इसमें हम देखेंगे आयस कर्व का डेरिवेशन, अलजेब्रिक डेरिवेशन और साथ में इसका ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन, इसके ग्राफ का ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आयस कर्व होता क्या है, इसका रिलेशन है गुड्स मार्केट से। दो तरह की हम टर्म्स देखते हैं, आयस कर्व एंड एलएम कर्व। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स है ये दो तरह की, आयस कर्व एंड एलएम कर्व। तो आयस कर्व जो है इसका रिलेशन होता है गुड्स मार्केट से, जबकि एलएम कर्व जो है वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता है। तो एलएम कर्व की बात हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, पहले हम आयस कर्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आयस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ गुड्स मार्केट। ठीक है, तो वस्तु बाजार के जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये उसका लोकस होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, एक टर्म आई है, ये लोकस मैथमेटिकल टर्म है। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये है कि गुड्स मार्केट में जितने भी इक्विलिब्रियम है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं यहाँ पर। तो देखिए अगर मैक्रो है तो गुड्स मार्केट का मतलब होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, गुड्स मार्केट मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में जो इक्विलिब्रियम है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होती है हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं ताकि आपको लोकस जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ में आए, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो जैसे ये है हमारा एसएस डिमांड कर और ये है हमारा, सॉरी, ये सप्लाई कर और ये डीडी हमारा डिमांड कर। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूं, फिर सपोज डिमांड कर में चेंज होता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं। अगर सपोज सप्लाई कर में चेंज होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, इसको मैं यहाँ पॉइंट कर दूं। तो ऐसे इसके जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे उनको मैं यहाँ पर प्लॉट करती जाऊं और फिर वो जो ग्राफ बनेगा ये लोकस होगा उन सारे पॉइंट्स का जहां पर डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है। ओके, अभी यहाँ मैक्रो लेवल तो आप बात करेंगे कि ये तो ऐसा होता है मैक्रो लेवल में, तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से बता रही हूँ कि ये लोकस क्या चीज होती है, लोकस जो वर्ड है वो क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट मैं प्लॉट कर पा रही हूँ, मार्क कर पा रही हूँ, जो नहीं कर पा रही हूँ वो भी कंटिन्यूटी में जितने भी पॉइंट है वहां d इज इक्वल्स टू s होगा। तो ये एक लोकस होता है। दैट मीन्स आयस कर्व क्या है? आयस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ गुड्स मार्केट। आयस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि AD जो है वो AS के बराबर होगा। और ये भी हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, AD और AS इक्वल होने का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के इक्वल होता है। थोड़ा सा इसको, जिसको ये चीज नहीं समझ में आई, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसका ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन देखेंगे इस कर्व का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है उसका मैंने यहाँ पर जो है फिगर बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्टेप्स में इसको डराइव किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ठीक है, 4 यहाँ पर स्टेप्स में डराइव किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो स्टेप 1 है वो सबसे पहला होगा, फिर उससे हम दूसरा डराइव करेंगे, फिर उससे हम तीसरा डराइव करेंगे और फिर चौथा डराइव करेंगे। तो सबसे पहले पहले कर्व को अपन देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पे ये जो है आई, आई क्या है? आई इज इन्वेस्टमेंट। आई जो है इन्वेस्टमेंट है। ओके, और ये जो है ये स्मॉल आई लिखा है, ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट रेट। दिस इज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरेस्ट रेट है। अब कईयों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट है और इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप कैसे है? क्योंकि दो तरह की देखिए इंटरेस्ट रेट होती है, एक तो बोरो करने की और एक जो है वो सेविंग करने की। तो इस तरह से दिमाग में ये चीज आती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो ज्यादा सेविंग होगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है ये उधार लेने की इंटरेस्ट रेट है, बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट है।
ये बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट है, उधार लेने की इंटरेस्ट रेट है। तो इसलिए क्या है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग जो है हमारी बढ़ जाएगी। कैपिटल की या पूंजी लेने की हमारी इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होगा। इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप, जहां पर हमने बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन को बताया। और ये जो रिलेशन है ये नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका जो हम लिखते हैं इक्वेशन, वो किस तरह से लिखते हैं, इसका इक्वेशन होता है आई बार माइनस आई बी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन होता है। यहाँ पे ये जो आई बार है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी हो, इतना इन्वेस्टमेंट तो होना ही है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि ये वो इन्वेस्टमेंट है कि जो कि हेल्थ सेक्टर पे किया जाता है या एजुकेशन पे किया जाता है। चाहे जितनी भी इंटरेस्ट रेट है, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है और वो इन्वेस्टमेंट किया ही जाता है। ठीक है, और ये जो है आई, ये है इंटरेस्ट रेट है, और ये बी, आई बी, आई बी जो है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है और इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए यहाँ पे ये जो है नेगेटिव साइन होता है। ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि आई और आई इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो है वो नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। आई को हम ये भी कह सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। यहाँ पे ये जो आई है इसको हम ये भी कह सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल ये एक अलाइनमेंट पे रहेगा। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस है तो इसके बिल्कुल नीचे स्केल यूज करेंगे आप, स्केल से नीचे इसको ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस को। और ये जो एक्स एक्सिस है ये यहाँ पर एज इट इज हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है, उसी तरह यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस पे ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा। और जो वाई एक्सिस है वहां पे पहले इंटरेस्ट रेट थी, अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट है, एक्स एक्सिस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और वाई एक्सिस पे जो है वो है सेविंग। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक 45 डिग्री की लाइन खींची है। 45 डिग्री की लाइन खींची है, यानी इस पूरी लाइन पे जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल है। इस पूरी लाइन पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल है, या हम कह सकते हैं एडी जो है ए एस के इक्वल है इस पूरी लाइन पे। तो अब इसको देखिए जरा, तो अगर जैसे मैं इस लाइन पे ऊपर की तरफ जाऊं, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से सपोज अगर मैं 60 डिग्री की तरफ जाऊं या ज्यादा की तरफ जाऊं, तो इस पे क्या होगा, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, क्या चीज ज्यादा होगी। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना पार्ट सेविंग है और ये इतना सारा जो है इन्वेस्टमेंट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर होगा सेविंग से। और जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लेसर होगा सेविंग से। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। एमसीक्यू में इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सॉरी ऊपर जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और नीचे जाएंगे तो सेविंग ज्यादा है। तो इस पूरी लाइन पे क्या है, आई इज इक्वल टू एस है। ये इसका सेकंड स्टेप रहेगा। कैसे किया हमने, बिल्कुल ये का ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। फिर यहाँ पे जैसे ये इन्वेस्टमेंट 120 था, 45 डिग्री की लाइन खींच दिया और इसको बिल्कुल नीचे ले आए, ऐसे के ऐसे पैरेलल नीचे ले आए। ये यहाँ पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट मिल गया तो इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको ये मिला, इसने इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। तो ये सारे वो पॉइंट्स आ गए, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर आई इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वैसे भी वही मेथड है। इस बार क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो एस है, एस की जगह यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर एस ही आएगा। और बिल्कुल इसके पैरेलल जो इन्वेस्टमेंट है इसके पैरेलल यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचेंगे, और यहाँ पे क्या है वाई, यहाँ पे जो है वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वाई रहेगा, और फिर यहाँ से देखिए 40 है, यहाँ से 40 से सीधे यहाँ पे ले जाएंगे, ये पॉइंट मिलेगा हमें। फिर नीचे 80 है, 80 से ले जाएंगे यहाँ पे ये पॉइंट,
और इस तरह से इसको कितनी इनकम पे, 40 सेविंग कितनी इनकम पे है, 100 रुपीज 100 की इनकम पे है। इस तरह से ये पूरा एक कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम के साथ सेविंग का कॉम्बिनेशन, ये एक पूरा ये कर्व ड्रॉ हो जाएगा जो कि किसको, सेविंग एंड इनकम के रिलेशन को बताएगा। ये इसका थर्ड स्टेप रहेगा। अब हम इसके लास्ट फोर्थ स्टेप की तरफ चलेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, अब यहां से ये जो है ये इनकम, ये यूं का यूं हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, लाइन का स्केल का यूज करना है, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। और ये जो वाई एक्सिस है ये बिल्कुल इसके अलाइनमेंट में होगा, एक ही अलाइनमेंट में होंगे दोनों। ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ये यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे हम यूं का यूं ये वैसे की वैसे इंटरेस्ट रेट प्लॉट कर देंगे, 10, 8, 6, इस तरह से यहाँ पे भी 10, 8, 6 एग्जैक्टली वो का वो हम प्लॉट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, y, तो यहाँ पे ये इनकम है, तो यहाँ से ये जो इनकम का जो लेवल है वो हम यूं का यूं यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे, ये इस तरह से हमको ये लोकस मिल जाएगा उन सारे पॉइंट्स का जहां पर क्या है, AD इज इक्वल्स टू AS है, या जहां पर I जो है I इक्वल्स टू S है। ये पूरा पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो है ये क्या है हमारा, दिस इज आवर IS कर्व, ये हमारा IS कर्व है। तो यहाँ पर IS कर्व की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे ये। ठीक है, ये IS कर्व की इक्वेशन है। अब इसको एल्जेब्रिकली हम जब डराइव करेंगे तो अच्छे से इसका जो क्या फॉर्म होता है उसका का वो दिखाई देगा। ये इसको हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकली इसको डराइव किया है। और नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पे जो है बीच में जो है इसीलिए नेगेटिव साइन है, इसी के लिए बीच में नेगेटिव साइन है। अब थोड़ा इसको एल्जेब्रिकली देखते हैं जो कि और भी ज्यादा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लेते हैं, बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल की। टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल, इन तीनों में हम देखेंगे इसकी क्या इक्वेशन क्या होती है और उसके इक्वेशन जो है उसको हम कहाँ कैसे यूज करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो है हमारा एडी जो होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अगर मैं सिर्फ टू सेक्टर मॉडल की बात करूं, टू सेक्टर मॉडल में क्या है, सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो कंज्यूमर है और एक हमारा प्रोड्यूसर है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, या तो कंजम्पशन के लिए होती है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, दो ही तरह की डिमांड होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है प्लस एमपीसी वाई। ठीक है, या एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है और एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि इनकम पे डिपेंड करता है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट भी जो क्या है, एक तो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या है, ये बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, और जो कि डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव साइन लगाया है क्योंकि कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब जब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, हमारा जो एडी है वो एएस के इक्वल होता है और वो इक्वल होता है हमारा वाई के। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे हम वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अब वाई लिख देते हैं, सी बार प्लस एमपीसी वाई प्लस आई बार माइनस बी आई। अब ये जो y की टर्म है, y की टर्म हम एक तरफ ले लेते हैं तो इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या हुआ, y 1 माइनस सी, ये बचा आई बार, सॉरी सी बार प्लस आई बार माइनस बी आई। अब देखिए ये जो है सी बार और आई बार ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको एक कांस्टेंट टर्म के रूप में लिख सकते हैं। सपोज हम इसको लिख देते हैं ए बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस सी माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी। तो ये जो है ये टू सेक्टर मॉडल में जो हमारी एलम कर्व है, सॉरी आईएस कर्व है, उसकी इक्वेशन आई है। अब देखिए इस इक्वेशन का थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये जो टर्म है ये क्या है, ये है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट
ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या है, ये है LM कर्व का, सॉरी IS कर्व का स्लोप, ये है स्लोप। ओके, अब ये तो आपको पता ही है I और Y डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अगर MPC बढ़ेगा तो क्या होगा, आयस कर्व स्टीपर हो जाएगा या फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आयस कर्व अगर जो है MPC बढ़ गया है या कम हो गया है, या फिर जो है आई बार कम हो गया है या बढ़ गया है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसका जो इंटरप्रिटेशन ये अपन इजीली कैसे कर सकते हैं, अगर अपने को ये इक्वेशन पता है और इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स है ये हमको पता है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे अपन, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह अपने बन जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो स्टीपर क्या है और फ्लैटर क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो शिफ्ट होता है आयस LM कर्व का, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। यहाँ पे मैं कर्व बना देती हूँ। सपोज ये जो है हमारा आयस कर्व है। ठीक है, ये हमारा आयस कर्व है। अब अगर ये आयस कर्व ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है या थोड़ा सा और ऐसे हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो था पहले से कैसा हो गया, ये फ्लैटर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, थोड़ा सा पहले से फ्लैटर हो गया, इसका स्लोप जो है वो फ्लैट हो गया थोड़ा। लेकिन अगर ये ऐसे है और अब अगर ऐसे हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है ये स्टीपर हो गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये स्टीपर हो गया है। अब स्लोप कैसे डिसाइड होता है, स्लोप हमारा डिसाइड होता है इस टर्म से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे ये इक्वेशन को मैं इधर लिखती हूँ, y इज इक्वल्स टू a बार अपॉन 1 माइनस c माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी। तो स्लोप किस टर्म से डिसाइड होगा, हमारा स्लोप इस टर्म से डिसाइड होगा। ओके, तो अब ये कब फ्लैटर होगा और कब स्टीपर होगा ये हमें देखना है। तो स्टीपर कब होगा, यानी कि ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कब होगा, जबकि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसका स्लोप जब इंक्रीज हो जाए तो ये स्टिपर हो जाएगा। स्लोप कब इंक्रीज होगा, स्लोप कब इंक्रीज होगा, या तो ये जो बी है, बी की वैल्यू कम हो जाए, सिंपल मैथमेटिक्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये बी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये टर्म जो है वो बढ़ जाएगी। यानी एक कंडीशन तो ये है कि जो बी है उसकी वैल्यू हमारी कम हो जाए तो ये स्टीपर होगा, या फिर ये जो हमारा एमपीसी है, एमपीसी हमारा बढ़ जाए, सी जो है ये बढ़ जाए तो ये स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लैटर की बात करें अगर हम, फ्लैटर कब होगा, फ्लैटर कब होगा, ये अगर जो बी है वो हमारा बढ़ जाए। फ्लैटर होने का मतलब ये है कि स्लोप हमारा जो है वो कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बी जो है वो हमारा कम हो जाए। मैंने उल्टा लिख दिया है, बोला सही, लिख उल्टा दिया। ठीक है, ठीक है, फ्लैटर होने का क्या मतलब है, उसका स्लोप कम हो जाए, स्लोप कम हो जाए यानी कि बी जो है हमारा वो या तो कम हो जाए, बी हमारा या तो कम हो जाए, या फिर जो हमारा सी है, यहाँ पे ये जो हमारी 1 माइनस सी वाली जो टर्म है, 1 माइनस सी वाली जो टर्म है, अगर वो बढ़ जाए तो दैट मीन्स की स्लोप कम हो जाएगा। 1 माइनस सी वाली टर्म को बढ़ना है यानी कि सी को कम होना है, सी कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये फ्लैटर हो जाएगा और इस केस में ये
स्टीपर हो जाएगा। तो ये चीज जो है हमारी ध्यान रखने की है। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसके शिफ्ट के बारे में जो है, शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मैं ये इंक इरेज कर लेती हूँ। अब ये जो है हमारा कर्व, ये कर्व है, ये एलएम कर्व है। अब अगर इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने का क्या मतलब है, स्लोप अगर उसका वही है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स का जो वाई एक्सिस पे जो इसका इंटरसेप्ट है उसको क्या करना है, वो इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारी टर्म है, ये जो हमारी टर्म है ए बार अपॉन 1 - सी जो है ये इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये कब किस केस में इंक्रीज होगी, ये जो इसी इसे हम कहते हैं अपना वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये किस केस में इंक्रीज होगी, ये जो है हमारा ए क्या है, सी बार प्लस आई बार है। ठीक है, यानी कि इसको इंक्रीज होने के लिए या तो हमारा सी बार बढ़ जाए, ठीक है, या फिर हमारा आई बार जो है वो बढ़ जाए, या फिर जो है हमारा एमपीसी ये बढ़ जाए, सॉरी, ये जो है हमारा एमपीसी ये बढ़ जाए। ठीक है, एमपीसी बढ़ेगा तो 1 - एमपीसी जो टर्म आएगी वो बड़ी आएगी, वो छोटी आएगी, बढ़ेगा तो नीचे की टर्म छोटी आएगी। यानी कि या तो एमपीसी बढ़े या आई बार बढ़े या सी बार बढ़े, तो क्या होगा, आयस कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो, सॉरी राइट में शिफ्ट होगा। शिफ्ट राइट वर्ड। ओके, इसको अच्छे से लिख देंगे। और अगर ये जो है आयस बार, आई बार, सी बार या फिर जो एमपीसी है वो डिक्रीज हो रहा है, इसमें से कुछ भी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट है वो पहले से कम हो जाएगा, तो ये इसलिए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको जो है सम अप करके नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है, फ्लैटर हो जाएगा एलएम कर्व का स्लोप, सॉरी आयस कर्व का स्लोप फ्लैटर हो जाएगा अगर बी डिक्रीज हो और या फिर एमपीसी इंक्रीज हो। स्टीपर हो जाएगा अगर जो स्लोप स्टीपर हो जाएगा अगर बी इंक्रीज हो या फिर एमपीसी डिक्रीज हो। आयस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर आई बार, सॉरी ये है आई बार, सी बार एंड एमपीसी, आई बार, ठीक है, बार लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो अगर इंक्रीज हो जाए और या एमपीसी इंक्रीज हो जाए तो आयस कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर ये इन तीनों में से किसी में भी डिक्रीज हो तो जो आयस कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एमसीक्यू के हिसाब से और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर 3 सेक्टर मॉडल है तो वहां पर किस तरह से हम इसको डराइव करेंगे। 3 सेक्टर मॉडल का मतलब है कि जब 2 सेक्टर मॉडल है वहां पर तो सिर्फ थे बायर एंड सेलर, यहाँ पर बायर सेलर के साथ हमारे गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। और गवर्नमेंट होने का मतलब ये है कि टैक्सेस भी लगेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा और टैक्सेस भी लगेंगे। तो दैट मीन्स क्या है, हमारा जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पहले था सी प्लस आई और अब इसमें आ जाएगा जी भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो सी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी बार प्लस एमपीसी, वाई जो था वो हमारा था डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम जब गवर्नमेंट है तो किसके बराबर होगी, जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से हम टी ए, टी ए यानी कि ये क्या है, हमारे लमसम टैक्स, जो एक मुश्त कर या जो लमसम टैक्स होते हैं वो है टीई। तो उसको हम घटाएंगे, टैक्स है तो जितना टैक्स लगेगा उतनी इनकम हमारी कम हो जाएगी, माइनस होगा ये हमारा लमसम है, एक मुश्त है तो जितना एक क्वांटिटी है कांस्टेंट है उतना ही रहता है। फिर ये है टी वाई जो कि ये है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ये जो है हमारी इनकम के हिसाब से जो हमारी इनकम पे लगता है वो टैक्स है, वो भी हमारा
जो टोटल इनकम है उसमें से जो है डिडक्ट होगा, प्लस होगा हमारा जो ट्रांसफर पेमेंट को प्लस किया जाएगा, जो कि हमारा पेंशन वगैरह या जो दूसरी चीजें भत्ते दिए जाते हैं, ये सारे ट्रांसफर पेमेंट्स है, इसे ऐड किया जाएगा क्योंकि ये हमारे डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड होते हैं। प्लस अब हमारा आई, तो आई बार वही है आई बार माइनस बी आई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माइनस ये बी आई, प्लस जो है ये है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये होगी, इस जो दूसरा केस है थ्री सेक्टर मॉडल है, तो ये हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड होगी। अब वही चीज है, अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये एग्रीगेट डिमांड, इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं वाई के इक्वल। तो अब क्या करेंगे हम, जो y की टर्म्स हैं उनको सबको एक तरफ ले लेंगे, एक ये है और एक और भी है, y वाली जो टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ हमको लेना है, एक ये है हमारी y की टर्म, ठीक है, इन दोनों को एक तरफ ले लेंगे और बाकी सारी जो है वो इस तरफ रहेंगी। इसको सॉल्व करने के लिए इधर मैं नीचे लिख देती हूँ y, ये आ जाएगा माइनस एमपीसी y, और ये हो जाएगा प्लस टी वाई, यहाँ पे सी भी आएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, सी भी आएगा जब अपन ब्रैकेट खोलेंगे। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है सी बार, ये एज इट इज, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगी ये टर्म, फिर ये जो सी है इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारी आ जाएगी ये टर्म, फिर ये जो सी है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी ये टर्म, फिर ये सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी, फिर ये एज इट इज आई बार, ये है बी आई एंड दिस इज जी आई। अब जो y वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ लेना है, तो एक तो ये रही, ठीक है, इसको लेंगे इस तरफ, और दूसरी टर्म जो है वो हमारी ये रही, इसको भी हम लेंगे इस तरफ, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा y माइनस सी वाई, ये जो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी टी वाई, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब पीछे क्या क्या बचा हमारा, देखिए ये सी बार जो है, ये सी बार है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, फिर ये है सी टी ए लमसम टैक्स है, सी ये भी कांस्टेंट है उतना ही रहेगा, उसके बाद ये है ट्रांसफर पेमेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये जी बार भी कांस्टेंट है। तो इन सब को ऐड करके जो मिलेगा, हमने मान लिया कि ये जो है ये इक्वल्स टू है हमारे ए बार के, ठीक है, ये जो है इक्वल है हमारे, इधर लिखती हूँ मैं ए बार के, तो ए बार किसके इक्वल हुआ, यहाँ पर सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है, इधर ज्यादा क्लियरली आपको दिखेगा, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, फिर एक टर्म और कौन सी आई, ये वाली माइनस सी टी ए लमसम टैक्स माइनस सी टी आर, ये हो गए हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये सब मिलाकर हमारा, हमने इसको किसके इक्वल माना है, ए बार के, ठीक है, ए बार के इक्वल माना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बार, और साथ में दूसरी टर्म कौन सी है, क्या बची, माइनस का, देखिए ये आ गया ए बार और साथ में ये बचा, तो माइनस का बी आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं पहले वाला थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जगह थोड़ी कम है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे से देखिए ये c जो है ये कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स क्या है, y तो हमारा एज इट इज, ये है y, दिस इज इक्वल्स, ये हो गया माइनस का c कॉमन आ गया, ठीक है, 1 - c, और ये है 1 - t,
उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक स्टेप जो मैंने जंप किया उसको थोड़ा इधर और लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस सी प्लस सी टी। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, ये c कॉमन आ गया तो ये 1 माइनस सी और 1 माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमने इसको माना था a बार माइनस बी आई, तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a बार अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। राइट, तो अब फिर से देखिए ये क्या है, ये तो होगा इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट। ठीक है, ये होगा वर्टिकल इंटरसेप्ट। ये जो है ये क्या होगा, एलएम कर्व का 3 सेक्टर मॉडल के केस में ये होगा हमारा स्लोप। ठीक है, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट और ये होगा स्लोप। ये क्या है, y हमारा वही डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो i है ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है। इसके स्लोप किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, कब ये स्टीपर हो जाएगा और ये कब फ्लैटर हो जाएगा, तो ये चीजें हैं। अब आपको बताना है कि टी की वैल्यू या सी की वैल्यू में या ए की वैल्यू में किस तरह के चेंजेस होंगे, ये कब स्टीपर हो जाएगा, ये कब फ्लैटर हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। चलिए अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक जो डेरिवेशन है 4 सेक्टर मॉडल का। तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या है, तो देखिए 2 सेक्टर थे हमारे, कंज्यूमर एंड जो हमारा प्रोड्यूसर है, फिर तीसरा सेक्टर हमारा आया गवर्नमेंट। अब 4 सेक्टर क्या है, 4 सेक्टर जो है हमारा एक्सटर्नल जो इकोनॉमी या कहें कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो जो है हमारा 4 सेक्टर है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो यानी कि अब 4 सेक्टर अगर है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस हमारी जो एक्सपोर्ट है माइनस हमारी जो इंपोर्ट है। तो ये है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी। ये किसके बराबर है, सी बार प्लस एमपीसी वाई माइनस लमसम टैक्सेस, फिर प्रोपोर्शनल टैक्सेस माइनस या जिसे हम कहें इनकम टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर जो है इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार, फिर डी आई इन्वेस्टमेंट जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, प्लस जी बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स बार जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है, और माइनस जो है हमारा, सॉरी ये जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है माइनस जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट एक तो जो कि ऑटोनॉमस है, यानी कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिनका इंपोर्ट होना है, हमें मंगानी ही मंगानी है, और प्लस जो है इंपोर्ट का वो पार्ट जो कि हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम के बढ़ने पर या इनकम के कम होने पर वो कम या ज्यादा होता रहता है। तो ये हमारा एडी आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो फिर वही एडी इज इक्वल्स टू ए एस इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि हम इसको रख सकते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल हम इसको रख सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे, y के इक्वल रखा, ये हो गया c बार प्लस ब्रैकेट खोलेंगे एमपीसी y माइनस एमपीसी लमसम टैक्सेस माइनस एमपीसी प्रोपोर्शनल टैक्सेस प्लस एमपीसी ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस
एम वाई, राइट। अब क्या करेंगे, जो m की टर्म है उनको सबको एक साइड ले जाएंगे, तो सॉरी y वाली टर्म्स को सबको एक साइड ले जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू, सबसे पहली टर्म y की है ये माइनस, सॉरी y माइनस, एक तरफ ले जा रहे हैं, y माइनस MPCY, फिर दूसरी टर्म ये है प्लस MPC प्रोपोर्शनल टैक्सेस या इनकम टैक्स, फिर ये जो है ये तो कांस्टेंट है y वाली टर्म, एक ये है, ठीक है, प्लस एम वाई। अब पीछे क्या बचा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया ये जितने भी कांस्टेंट है इसको हम ये रख देते हैं इक्वल ए बार के। उसके बाद क्या बचा, माइनस बी आई, तो ये इक्वेशन आएगा। यहाँ से पूरे में से अपन y को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस c को कॉमन, 1 माइनस t प्लस m इज इक्वल्स टू a माइनस बी आई। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसको जो है हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, तो कौन सा इक्वेशन आ जाएगा हमारा, फॉर्म कौन सी इक्वेशन, ये जो है ये आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा आयस कर्व का इक्वेशन, जबकि 4 सेक्टर मॉडल है। तो देखिए जो 2 सेक्टर मॉडल है उसका तो मैंने बता दिया है कि कर्व कब स्टीपर होगा, कब फ्लैटर होगा, कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है कि जब 3 सेक्टर मॉडल है या 4 सेक्टर मॉडल है, तो कर्व जो है उसका स्लोप कब स्टीपर होगा, कब फ्लैटर होगा, कब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और कब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, किन किन चीजों में चेंज होने पर, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब एक जो लास्ट चीज रह गई, चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ, यहाँ कमेंट में भी दिख रहा है मुझे। इसका कुछ जो इम्प्लीकेशन है, आयस कर्व क्या चीज बताती है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये कहता है आयस कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज है, ये इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन बता रहा है वाई के साथ, ठीक है, इनकम के साथ। ये जो है इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन बता रहा है, इंटरेस्ट रेट और किसका बता रहा है, रिलेशन, इनकम का रिलेशन बता रहा है। ये सिर्फ एक ही ऐसा कर्व है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंटरेस्ट रेट का इनकम के साथ रिलेशन बताता है, साथ ही साथ किसका रिलेशन बताता है, आई एंड एस का। लोकस है उन सारे पॉइंट्स का जहां पर आई और एस जो है वो इक्वल है। तो आयस कर्व के जब हम राइटवर्ड जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर हम इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वी गो राइटवर्ड, एस इज ग्रेटर देन आई, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। और जब हम यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से कम होता है। इस कर्व के ऊपर क्या होता है, इस कर्व के ऊपर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आयस कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है, यानी कि वो इनकम और इंटरेस्ट रेट में एक नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगी तो जो इनकम है वो डिक्रीज होगी। ये क्यों होगा, इसका क्या साइकिल रहता है, कोई बता सकता है? देखिए क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, ये क्या है, बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट है, ये इंक्रीज होगी। इसका क्या मतलब है, लोग उधार कम लेंगे, तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, यानी कि हायरिंग कम हो जाएगी, कम एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा, ठीक है। ये हायरिंग कम होने का क्या मतलब है, हायरिंग कम होने से यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम होने का और क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब ये है कि हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप का ऐसा एक सर्कल है, साइकिल है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, बस ये लास्ट जो है इंपॉर्टेंट बातें थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो तीनों सेक्टर हैं,
2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल, उन तीनों को यहाँ एक साथ स्क्रीन पे है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं देखती हूँ यहाँ पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे और भी